आप अपने बच्चे के लिए 1000 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट करना शुरू करते हो और जब वो 18 साल का हो जाता है आप उसको एक बड़ा कॉर्पस दे सकते हो। यह बिल्कुल पॉसिबल है एनपीएस वात्सल्य योजना के कारण। लेकिन क्या है ये एनपीएस वात्सल्य योजना, ये कैसे काम करती है, आपका पैसा कहां पर इन्वेस्ट होता है, इसके रूल्स क्या है, मैच्योरिटी के बाद आप पैसा कैसे निकाल सकते हो, इसका टैक्सेशन कैसे होता है और किन लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा, इस वीडियो में हम समझेंगे। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपने एनपीएस का नाम तो सुना ही होगा, हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम। तो एनपीएस क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है जहां पर मैंने सारी चीजें उसके बारे में समझाई है। आप चाहो तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। तो हमारे एनपीएस का ही एक छोटा हिस्सा आप बोल सकते हो एनपीएस वात्सल्य योजना है। एनपीएस एक पीएफआरडीए के द्वारा रेगुलेट की गई मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है। ये स्कीम स्पेशली 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें पेरेंट या कोई भी गार्डियन अपने माइनर के नाम पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि एनपीएस का अकाउंट आखिर कौन ओपन कर सकता है और आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 18 साल के नीचे जो भी बच्चे की उम्र है उनके लिए ये एलिजिबल है और अवेलेबल है। इसमें इंडियन रेसिडेंट माइनर्स के साथ साथ एनआरआईज और ओसीआईज भी एलिजिबल हो सकते हैं। अकाउंट बच्चे के पेरेंट या लीगल गार्डियन के थ्रू ओपन किया जाता है और ये जो अकाउंट है आप दो तरीके से ओपन कर सकते हो, एक है ऑफलाइन मोड और एक है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन अकाउंट आप ई एनपीएस प्लेटफॉर्म या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज के एप्स या पोर्टल्स के थ्रू ओपन कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो इनमें भी एनपीएस अकाउंट की आपको सुविधा मिल जाती है। आपको आपके ब्रांच मैनेजर के साथ बात करनी है, वो आपको जरूर हेल्प कर देंगे। अकाउंट ओपन करते समय आपको एक पीएफआरडीए रजिस्टर्ड पेंशन फंड को सेलेक्ट करना पड़ता है जो अकाउंट के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करेगा। तो आपको खुद से अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की कोई भी जरूरत नहीं रहती है। जैसे म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है और एक एएमसी होती है, ठीक उसी तरीके से एनपीएस में भी एक फंड मैनेजर होता है और एक एएमसी होती है जो आपके पैसे को मैनेज करेगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो माइनर की डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन या पासपोर्ट यूज किया जा सकता है। गार्डियन को केवाईसी के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कोई भी चीज सबमिट करनी पड़ेगी। अब समझते हैं कि आपको इसमें कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अपडेटेड रूल के अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए की जरूरत पड़ती है। ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन पहले 1000 रुपए हुआ करता था, अभी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए है। और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड से किया जा सकता है। फिजिकल कंट्रीब्यूशन के लिए रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर आप चेक या कैश जमा कर सकते हो और ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन के लिए आप पीओपी प्लेटफॉर्म या ई एनपीएस प्लेटफॉर्म जो भी पीएफआरडी अप्रूव्ड होगा वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें अब गिफ्ट कंट्रीब्यूशन भी कंसिडर होता है। मतलब अब सिर्फ पेरेंट या गार्डियंस ही नहीं बल्कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी बच्चे के एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में गिफ्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये एक अपडेटेड रूल है, ये भी काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अब भले ही इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 रुपए है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 250 रुपए या 500 रुपए इसमें इन्वेस्ट करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको कंट्रीब्यूशन ही उसी हिसाब से ज्यादा करना पड़ेगा। मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन अमाउंट, रेगुलरली इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है और एक्चुअल मार्केट के हिसाब से रिटर्न कितने मिलेंगे, ये सब भी उतना ही जरूरी है। इसमें आप जब चाहो तब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको हर महीने करना है, हर क्वार्टरली करना है, साल में एक ही बार करना है या रैंडमली करना है तो आप कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं कि एनपीएस वात्सल्य में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आखिर इन्वेस्ट किस तरीके से हो रहा है। अब एनपीएस वात्सल्य योजना एक मार्केट लिंक स्कीम है। इसका मतलब एफडी या किसी गारंटीड रिटर्न स्कीम की तरह इधर आपको रिटर्न्स कितने मिलेंगे ये बिल्कुल भी पता नहीं है या गारंटीड नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी और डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट हो सकती है। इक्विटी का मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, इनमें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है और इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी ज्यादा अच्छा होता है। डेट पोर्शन में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरे परमिटेड डेट इंस्ट्रूमेंट शामिल हो सकते हैं। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एलोकेशन जो है वो पीएफआरडीए गाइडलाइंस पर डिपेंड करेगा। इसलिए अकाउंट ओपन करते वक्त सिर्फ पेंशन फंड का नाम नहीं बल्कि सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट स्कीम और उसका एसेट एलोकेशन भी जरूर समझना। और एलोकेशन सेलेक्ट करने के लिए भी आपको दो मोड्स मिलते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक मोड और एक होता है मैनुअल मोड। ऑटोमेटिक मोड में जो फंड मैनेजर होता है वो डिसीजन लेता है। जनरली वो डिसीजन इस हिसाब से होता है कि अगर आपके बच्चे की उम्र थोड़ी कम है, मतलब 5 साल है मान लीजिए, और उसके लिए अभी 13 साल बचे हैं मैच्योरिटी के लिए, 18 साल पर ये जो आपकी स्कीम है वो मैच्योर हो जाएगी, तो अभी बहुत समय है, तो आपका इक्विटी का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू आपका डेट का कंपोजर।
और जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, आपका इक्विटी का कंपोनेंट धीरे धीरे कम किया जाता है और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा इंक्रीज किया जाता है। और मैनुअल मोड में ये फ्रीडम आपके पास होती है, आप परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कितना परसेंट एलोकेशन आपको किधर देना है, इक्विटी और डेट में। बट इक्विटी में आप 75% से ज्यादा एलोकेशन नहीं रख सकते। अब समझते हैं कि मैच्योरिटी पर आपको पैसे किस प्रकार से मिलेंगे। अब जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो 18 साल से लेकर तो 21 साल तक उस बच्चे के पास डिसाइड करने का टाइम होता है कि उसको अपने पैसों के साथ या अपने कॉर्पस के साथ क्या करना है। पहला ऑप्शन है एनपीएस वत्सल्य में उसको कंटिन्यू करना है। तो सब्सक्राइबर की एज 21 तक यानी मैक्सिमम एडिशनल 3 इयर्स के लिए एनपीएस वत्सल्य स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब एज 18 पर इमीडिएटली एग्जिट या माइग्रेशन कंपलसरी नहीं है। सब्सक्राइबर को डिसीजन लेने के लिए एज 21 तक का ट्रांजिशन पीरियड मिलता है। रेगुलर एनपीएस में शिफ्ट करना, अब ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। सब्सक्राइबर फ्रेश केवाईसी कंप्लीट करके पूरा अक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो है वो एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल में, जो कि हमारी नॉर्मल एनपीएस की स्कीम है, उसमें ट्रांसफर कर सकता है। इस ऑप्शन में पूरा कॉर्पस रेगुलर एनपीएस अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा और सब्सक्राइबर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कंटिन्यू कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एनपीएस में 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है टीयर 1 अकाउंट और एक होता है टीयर 2 अकाउंट। तो टीयर 1 अकाउंट आपको ओपन करवाना कंपलसरी होता है और टीयर 2 अकाउंट ओपन करवाना ऑप्शनल होता है। ये ऑलरेडी मैंने मेरे एनपीएस वाले लॉन्ग वीडियो में कवर किया है, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो जल्दी जाकर वो वीडियो देख लेना। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने पैसे को अकाउंट से एग्जिट करना चाहता है। तो अगर सब्सक्राइबर एग्जिट चूज करता है तो इसके जो रूल्स है वो थोड़े डिफरेंट है। अगर टोटल अक्यूमुलेटेड कॉर्पस 8 लाख रुपए से कम है, समझना 8 लाख रुपए से कम, 8 लाख या 8 लाख से थोड़ा ऊपर भी होता है तो अलग रूल्स है। 8 लाख से कम है तो पूरा कॉर्पस विथड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ वर्डिंग पर ध्यान देना है, मैंने बोला है लेस देन 8 लाख, जो कि ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूं। अगर 8 लाख या उससे ज्यादा होता है तो सब्सक्राइबर मैक्सिमम 80% कॉर्पस लमसम के रूप में विथड्रॉ कर सकता है और रिमेनिंग जो 20% कॉर्पस होगा उसका एक एन्युइटी प्लान परचेस उनको करना पड़ेगा। एन्युइटी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जिसमें कॉर्पस का एक पोर्शन एन्युइटी प्रोवाइडर को दिया जाता है और उसके बदले पीरियोडिक इनकम आपको मिलती रहती है। हर महीने आप चूज कर सकते हो या क्वार्टरली भी आप चूज कर सकते हो। अब अगर आपने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया तो क्या होगा? तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली एमएसएफ फ्रेमवर्क के एक हायर इक्विटी स्कीम में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट पीएफआरडीए के एनपीएस एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। इसलिए एज 18 से 21 का ट्रांजिशन पीरियड को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब समझते हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी क्या हम पार्शियली अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इमरजेंसी या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए अकाउंट ओपन होने के मिनिमम 3 साल के बाद पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है। विथड्रॉल सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही अलाउड है। इसमें सब्सक्राइबर की एजुकेशन, स्पेसिफिक इलनेस का ट्रीटमेंट और 75% से ज्यादा डिसेबिलिटी के रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स शामिल है। विथड्रॉवल गार्डियन या सब्सक्राइबर के ओन कॉन्ट्रीब्यूशन के मैक्सिमम 25% तक अलाउड है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट रूल है, एज 0 से 18 के बीच में मैक्सिमम 2 पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड है और एज 18 से 21 के बीच में 2 एडिशनल पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड है। तो कुल मिलाकर 4 पार्शियल विड्रॉल्स आपको अलाउड है, 2 0 से 18 की उम्र में और 2 18 से 21 की उम्र में। अब समझते हैं कि इसका टैक्सेशन किस प्रकार से होता है, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट 50,000 तक की है, लेकिन ये सेक्शन 80 CCD 1B की ओवरऑल लिमिट है। अगर पेरेंट अपने रेगुलर एमपीएस अकाउंट के लिए ऑलरेडी पूरा 55,000 यूज कर रहे होंगे तो इधर अलग से एडिशनल 55,000 डिडक्शन अज्यूम नहीं हो सकता। न्यू टैक्स रेजिम में एनपीएस वत्सल्य का पर्सनल कंट्रीब्यूशन पर ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ टैक्स डिडक्शन देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल भी मत लेना। एग्जिट या क्लोजर के टाइम कॉर्पस का जो लमसम होता है विड्रॉल मैक्सिमम 60% तक ही एग्जेम्प्ट है। एन्युइटी परचेस किया गया अमाउंट भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। एग्जिट रूल कॉर्पस 8 लाख या उससे ज्यादा होने पर मैक्सिमम 80% लमसम विड्रॉल अलाउ करता है, लेकिन पीएफआरडीए टैक्स बेनिफिट पेज लमसम टैक्स एग्जेम्पशन मैक्सिमम 60% कॉर्पस तक क्लियरली मेंशन करता है। आपको 80% तक लमसम विड्रॉ करने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन 60% तक ही स्टेटेड है। बट एक और चीज, जब आप ये विड्रॉ करोगे शायद तब तक हमारे जो टैक्सेशन के रूल्स है वो चेंज हो चुके होंगे, तो आपको तब के हिसाब से भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या टैक्सेशन रूल्स तब रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको काफी सारी चीजें एनपीएस वत्सल्य स्कीम के बारे में क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।